प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 11वीं भौतिकी के अंतर्गत अध्याय 1 भौतिक जगत का अध्ययन करेंगे, अर्थात भौतिकी का परिचय जानेंगे। यह वीडियो सबसे बहुत अलग है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि नंबर 1, इस वीडियो में पूरा अध्याय कवर कर लिया गया है, वो भी लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर। फिर नंबर 2, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल कर लिए गए हैं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 3, आपको नोट्स बनाने में भी बहुत ही आसानी जाएगी। और फिर नंबर 4, सभी प्रश्नों को बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। हम यही कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के हमने अपनी ओर से इस अल्प समय में इस वीडियो में गागर में सागर भरने की कोशिश की है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। हम आप सभी के लिए पूरी फिजिक्स को वीडियो सीरीज के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाएंगे। इसी सीरीज का यह पहला वीडियो है। आगे भी आपको वीडियो आसानी से मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि आगे के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आगे आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज की कक्षा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। आप जानते हैं विज्ञान को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द देखा जाए तो वि धन ज्ञान से मिलकर के बना हुआ वि यानी विशेष ज्ञान, अर्थात प्रकृति या प्राकृतिक परिघटनाओं का विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान से तात्पर्य क्रमबद्ध और व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो आपने विज्ञान की परिभाषा जान ली। अब जाने लेते हैं विज्ञान की शाखाएं। तो अध्ययन की दृष्टि से 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है विज्ञान को। पहला है भौतिकीय विज्ञान, ठीक है, क्या भौतिकी विज्ञान। इसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन, गणित, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। यह एक बहुत व्यापक विज्ञान है। दूसरी है जैव विज्ञान। जैव विज्ञान इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे आप बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ विज्ञान के बारे में जान लिया, लेकिन अपन फिजिक्स पढ़ना है अपन को, और फिजिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब अपन जानेंगे कि फिजिक्स किसे कहते हैं, अर्थात भौतिकी क्या है, इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। यह बेसिक प्रश्न है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक फिजिक्स नहीं समझेंगे और इसकी शाखाएं नहीं जानेंगे तो क्या आगे अपन को समझ में आएगा। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा उसके अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी शब्द अंग्रेजी के फिजिक्स का रूपांतरण है, और फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। इस प्रकार फिजिक्स की दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी हो सकती है कि फिजिक्स वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स एक प्रकार से प्रकृति विज्ञान है ना। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रकृति की विज्ञान को एक प्रकार से भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में आप जितनी भी घटनाएं देखते हैं वह सब फिजिक्स के अंतर्गत आ जाती है। तो अब जाने लेते हैं भौतिक विज्ञान की शाखाएं। तो भौतिकी विज्ञान की शाखाएं मुख्यतः 2 भागों में बांटी गई हैं। पहला अपन को कहेंगे क्लासिकल फिजिक्स यानी चिर सम्मत भौतिकी, इसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। दूसरा आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। तो 1900 ईस्वी के पूर्व वाली फिजिक्स चिर सम्मत है, और 1900 ईस्वी के बाद मॉडर्न फिजिक्स। चित्सम्मत फिजिक्स में यांत्रिकी नंबर 1, दूसरा ऊष्मागतिकी, और तीसरा है प्रकाश की, और चौथा है विद्युत चुंबकत्व। और आधुनिक भौतिकी का क्षेत्र तो अब बहुत व्यापक हो गया है। इसमें है सापेक्षिकता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। आधुनिक भौतिकी इस समय बहुत पल्लवित हो रही, बहुत विकसित हो रही है। फिजिक्स की विषय वस्तु समझने के लिए इन शाखाओं का विस्तृत रूप से जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं
शिशुमत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स की पहली शाखा यांत्रिकी। तो यांत्रिकी भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है। इसके अंतर्गत स्थिर अथवा धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। गति के समीकरण, गति के नियम, बलों का संतुलन, घर्षण, ऊर्जा, जड़त्वाघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण आदि इसकी विषय वस्तु है। इसके अंतर्गत पदार्थों के सामान्य गुण जैसे प्रत्यास्था, तरल दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, द्रवों का प्रवाह आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत तरंग यांत्रिकी भी आती है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के कंपन और उसमें उत्पन्न तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपको बता दें, आपकी कक्षा 11वीं की फिजिक्स का अधिकांश भाग यांत्रिकी के अंतर्गत ही है। इसको मैकेनिक्स भी कहते हैं। अब जानते हैं ऊष्मागतिकी। तो भौतिकी की यह शाखा ऊष्मा और ताप की अवधारणा से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऊष्मा का पदार्थों पर प्रभाव, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा ऊर्जा और यांत्रिक कार्य के पारस्परिक संबंध, ऊष्मा स्थानांतरण के कारण किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी में परिवर्तन, ऊष्मा इंजन की दक्षता, प्रशीतक की दक्षता आदि का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स, ये आपको कक्षा 11वीं में ही पढ़ने को मिलेगी। अब जानते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की दो शाखाएं होती हैं, पहला तरंग प्रकाश की और दूसरा किरण प्रकाश की। तरंग प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश संबंधित घटनाओं यानी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है। और किरण प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश को किरणों से मिलकर के बना हुआ माना जाता है और इस आधार पर प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ये वास्तव में आपको 12वीं पढ़ने को मिलेगा। फिर विद्युत चुंबकत्व, यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। यह भी आपको कक्षा 12वीं में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ आपको केवल परिचय इनका बताया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी जाए। अब जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स की शाखाएं, है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत है पहला सापेक्षिकता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत तीव्र चाल से, है ना, अभी वह मंद चाल से उसमें पढ़े थे यांत्रिकी में, इसमें तीव्र चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो दिया था ये महत्वपूर्ण है। फिर क्वांटम यांत्रिकी, इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम कणों, आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत, प्रकाश की द्वैत प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। सन 1901 में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ क्वांटम यांत्रिकी का रियल में प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो ये क्वांटम यांत्रिकी की बातें थी। अब जानते परमाणु भौतिकी। तो इसके अंतर्गत परमाणु संरचना और परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक, है ना, न्यूक्लियस जो होता है जहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर ठोस अवस्था भौतिकी, इसके अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थ, है ना, क्रिस्टलीय पदार्थ, अर्धचालक, मिश्र धातु, इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी अपन कक्षा 12वीं देखने को आपको मिलेगी, है ना। इसमें ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ वाला पाठ है उसमें मिलेगी। इसमें पीएन संधि, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब पढ़ने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कण भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी, है ना, और भौतिकी की बहुत सारी नई शाखाएं विकसित हो रही हैं। ये भी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। मॉडर्न फिजिक्स ने एक प्रकार से प्रौद्योगिकी को बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा विकसित करने में मदद की है। तो इसे आप नोट करते जाइए स्क्रीनशॉट लेकर के। अब इसके बाद जानते हैं प्रश्न 3, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, इसके चरण क्या क्या हैं। वैज्ञानिक विधि एक विशेष विधि होती है वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं, है ना। कौन सी विधि को? क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब यह वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई जाती है किस कार्य के लिए? वैज्ञानिक कौन सा कार्य करते हैं? अनुसंधान कार्य, खोज कार्य।
तो अनुसंधान कार्य खोज कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके चरण हैं, पहला चरण है क्रमबद्ध परीक्षण, दूसरा परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है परिकल्पना की सत्यता की परीक्षण करना, है ना, सत्यता की जांच करना, चौथा आ जाएगा सिद्धांत की स्थापना करना, और पांचवा आ जाता है नियम की स्थापना करना, है ना। तो ये 5 चरण होते हैं, इनके आधार पर वैज्ञानिक कार्य करते हैं। अब अपन इन्हीं को डिटेल में देखेंगे, तब यह विधि अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला क्रमबद्ध परीक्षण, किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक सर्वप्रथम सुनियोजित प्रयोग करते हैं और आंकड़े जुटाते हैं, परीक्षण लेते हैं और उनको क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके जमाते हैं, है ना, व्यवस्थित करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है परिकल्पना की स्थापना। तो प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए कुछ कार्यकारी नियम बनाया जाता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं, है ना। यानी परिकल्पना एक प्रकार से पूर्व अनुमान पर आधारित होती है, एक कल्पना कर ली जाती है ना, कि ऐसा करने से ये बात हो सकती है, एक मन में धारणा बना लेते हैं, वो परिकल्पना कहलाती है। फिर उसका परीक्षण किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट हुआ परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण। तो उपयुक्त परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं और कुछ भविष्यवाणियाँ की जाती हैं और नए नए प्रयोग करके उनका सत्यापन किया जाता है, ठीक है। चौथा चरण आता है सिद्धांत की स्थापना। यदि निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है तो परिकल्पना को सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है, अन्यथा परिकल्पना को संशोधित करके नई परिकल्पना लेनी पड़ती है और फिर उसकी सत्यता का परीक्षण किया जाता है। तो फिर यही क्रम चलता रहता है और जब आखिरी में सत्यापित हो जाती है तो प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। फिर नियम की स्थापना। तो उपयुक्त स्थापित सिद्धांत केवल कुछ सीमित घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य होता है। अब यदि यह पाया जाए कि इस प्रकार प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों और तथ्यों के लिए सत्य है तो उसे नियम का रूप दे दिया जाता है, अन्यथा सिद्धांत को संशोधित करके या नवीन सिद्धांत स्थापित करके उसकी सत्यता का परीक्षण करके परख करके नियम स्थापित किया जाता है। यानी परिकल्पना बन जाती है सत्यापित होकर के सिद्धांत, और सिद्धांत व्यापक रूप से सत्यापित होकर के बन जाता है नियम। तो अगला प्रश्न यही बनता है कि नियम और सिद्धांत में बेसिक अंतर क्या है, चलिए समझ लेते हैं, है ना। तो आपको इस प्रकार से अंतर के द्वारा खंड बना लेना है और एक साइड पर यहाँ पर लिखना है सिद्धांत और यहाँ पर लिखेंगे नियम। इसके द्वारा समझ में आएगा आपको अच्छे से। प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को क्या कहते हैं, सिद्धांत। पहला पॉइंट, प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत। और जब कोई सिद्धांत सभी संबंधित घटनाओं एवं तथ्यों के लिए सत्य होता है तो क्या बन जाता है, वो नियम, ठीक है। अब दूसरी बात, सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है ना, और नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नियम व्यापक होते हैं ना। तो तीसरा अंतर यही है कि इन सिद्धांत इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये शाश्वत और स्थायी नहीं होते, और नियम इनका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, ये स्थायी और शाश्वत होते हैं। सिद्धांत का एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है तरंग सिद्धांत। और नियम में जान सकते हो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, संवेग संरक्षण का नियम, ये ढेर सारे नियम हैं। तो नियम शाश्वत होते हैं, स्थायी होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि सिद्धांत परिस्थिति के अनुसार या नई नई खोजों के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं। यदि सत्यापन किया जाता है इनका, है ना, बार बार परीक्षण किया जाता है, और यदि कोई कमी बेसी पाई जाती है तो उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जाने लेते हैं भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध होता है, यहाँ भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गणित से संबंध भौतिकी का। तो भौतिकी के नियमों को सामान्य तथा गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अतः भौतिकी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को गणित का प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति गणित का जितना अधिक ज्ञान रखता है वह व्यक्ति दिए गए निश्चित समय अंतराल पर भौतिकी के अधिक से अधिक सिद्धांतों को आसानी से समझ सकता है, ठीक है।
कहा भी गया है कि गणित क्या है, गणित भौतिकी की भाषा है ना। गणितीय ज्ञान के बिना प्रकृति के नियमों को समझना और उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी का तीव्र गति से विकास करने के लिए गणित का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब जानेंगे गणित का रसायन, भौतिकी का रसायन से संबंध। तो भौतिकी का रसायन से संबंध ये मान करके चलिए कि परमाणु संरचना का अध्ययन करने के लिए भौतिकी का बहुत बड़ा योगदान है ना वहाँ पर। और इसके अलावा भी रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन भौतिकी के द्वारा किया जा सकता है। बहुत सारे पदार्थों की संरचना ज्ञात करने में है ना भौतिकी का योगदान है। यहाँ तक कि इतना गहरा संबंध है भौतिकी का रसायन से कि भौतिकी का रसायन से इतना गहरा संबंध है कि रसायन की एक शाखा का नाम भी भौतिकी रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब जानते हैं कि भौतिकी का जीव विज्ञान से क्या संबंध है ना। जितनी भी मशीनें बनी हैं सब फिजिक्स की ही देन है। जैसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है ना, जीव विज्ञान में बहुतायत से किया जाता है। ये कहाँ है ना, फिजिक्स की प्रकाश की शाखा से देन है ना। एक्स किरणें, एक्सरे मशीन है ना, न्यूट्रॉन के विवर्तन के अध्ययन से न्यूक्लिक अम्ल की संरचना समझना, ये सब कहाँ से मिले है ना। कोशिका की संरचना समझना, विभिन्न प्रकार की मशीनें, चिकित्सा उपकरण, ये सब फिजिक्स की ही तो देन है। तो हर विज्ञान एक दूसरे से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है। तो फिजिक्स का भी जीव विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है ना। अब जानते हैं कि भौतिकी का समाज से क्या संबंध, हमसे क्या संबंध। भाई अपन ही से तो संबंध है, ऐसा आराम कहाँ से मिलता है, फिजिक्स से है ना। तो बिना भौतिकी के समाज की कल्पना करना अधूरी लगती है, आप जानते होंगे। अब इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, समझते भी हैं है ना। जैसे शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, संचार, परिवहन, प्रत्येक क्षेत्र में भौतिकी के नए नए आविष्कार हुए। कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन इत्यादि का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होते जाते हैं है ना। आज मनुष्य किसी भी सिद्धांत या तर्क को जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाए, जब तक वो स्वीकार ही नहीं करते। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसका दृष्टिकोण ही बदल गया है ना। तो भौतिकी का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल की जो ज़िंदगी ऐसा आराम से बना दी है, तो वो फिजिक्स की ही देन है कि मनुष्य का जीवन खुशहाल और सुखमय बना दिया है। किसने? फिजिक्स ने है ना। अब अपन जानते हैं कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्या है और इसका भौतिकी के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। तो अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाने के ज्ञान को ही शिल्प विज्ञान या टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी असंसाधन को संसाधन में बदलने की क्रिया को टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे समझिए कि जैसे पत्थर को लाइटर में बदलने की क्रिया टेक्नोलॉजी हो गई। आप जानते हैं, दो पत्थर को टकराते चिंगारी निकलती है, उसका उपयोग करके क्या बना दिया? लाइटर। अब जानते प्रौद्योगिकी क्या संबंध है फिजिक्स से। अब क्या होता है, तो प्रौद्योगिकी में वास्तव में प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए भौतिकी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इन सिद्धांतों का प्रयोग करके क्या बनाए जाते हैं? नए नए उपकरण, नई नई मशीन बनाई जाती हैं, जिनका प्रयोग से मानव जीवन बेहतर होता है। उदाहरण के लिए विद्युत मोटर, डायनामो, रेडियो, टेलीविज़न, राडार, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, नाभिकीय रिएक्टर, रोबोट, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, ये सब जितनी भी मशीनें हैं, ये सब भौतिकी के नियमों का प्रयोग करके बनाई गई हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा भाग अप्लाइड फिजिक्स यानी अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड फिजिक्स ही है। परंतु प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रदूषण की भी समस्या जुड़ी हुई है ना। आप जानते हो, जितने ज़्यादा उद्योग धंधे और ये विकसित हो रहे हैं, तो प्रदूषण भी तो हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी चीज़ों का नियंत्रण करना अभी आवश्यक होता है। भौतिकी और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है, यहाँ से आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए, भौतिकी के अंतर्गत क्या होता है? भौतिकी के अंतर्गत प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। जबकि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भौतिकी से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कायम किया जाता है दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों और उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है ना।
है ना। तो ये बेसिक अंतर हुआ। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षा में ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। यहाँ कुछ सारणियाँ आपको देंगे, इनको आप नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ जब आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो एक बार में याद आएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ प्रौद्योगिकी की उपलब्धि लिखी है, यहाँ पर चरण लिखे हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर है, वायुयान तरल बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। तो इस प्रकार से आप इसको एक बार टैली कर करके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब आएंगे ना तो आपको एक बार पढ़ा हुआ, दो बार पढ़ा हुआ याद आता है। ठीक है। अब वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज और आविष्कार, ये तो आपको जीके बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं, बहुत सारे दिए हैं, आपको इसको लिख लेना चाहिए और जब भी समय मिले तो देखते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप जानते हैं न्यूटन की खोज चार्ल्स ने की थी, है ना, और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। बहुत सारे हैं, तो इनको आप पढ़ते जाइएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से फुर्सत में कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको एक प्रकार से जीके का क्वेश्चन यहाँ कवर हो रहा है ना, वस्तुनिष्ठ। तो देखिए, और इसमें और भी आपको ये नोट करना है। यहाँ आपको थोड़ी असुविधा हो रही होगी, छोटा छोटा दिख रहा होगा यहाँ पर ख़ास तौर पे, तो थोड़ी से जूम कर लीजिएगा, है ना, निवेदन है जूम कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार सारणी बनाने में असुविधा जा रही थी मेरे को, है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। वैसे आप जूम कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के तो आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और हाँ, आपके मन में यदि कोई प्रश्न या समस्या हो तो निसंकोच कमेंट करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं प्यासी क्लासेस के नाम से, और मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, और वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि सभी पढ़ें, सबका भला हो। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।